कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं। मैं आपका अपना फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान से ऋषभ उपाध्याय लेके आ गया हूँ आज लेक्चर नंबर 4 जो है आपका A1 सीरीज का। तो चलिए जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे हम लोग नॉलेज भी लेते हैं, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं। तो आज का लेक्चर का जो आपका बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। स्टूडेंट्स, अगर आपका डायमेंशन का जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरीके से क्लियर अपने माइंड में करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे तरीके से बताने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, डायमेंशन के जो एप्लीकेशन हमारे चारों तरफ होते हैं वो केवल होते हैं 3, जिनमें से सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है आपका टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। दूसरा एप्लीकेशन जो आपका डायमेंशन का आता है वो आपका आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे आप बनोगे साइंटिस्ट वो है आपका डेरिवेशन। इट सेंस आप यहां पे करने वाले हो डेराइव किसी भी फॉर्मूला को, मतलब आपका जो थर्ड वाला है वो है आपका डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं लाइन से इन तीनों एप्लीकेशन को पढ़ना, क्योंकि अगर आपको करना है डायमेंशन को पूरी तरीके से क्रैक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यूजेस डायमेंशन का, जैसे मैंने आपको बताया, वो है आपका टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। यहां पे आप लोग करने वाले हो किसी भी साइंटिस्ट के जरिए बनाए हुए फॉर्मूला को चेक, सिंस वेरीफाइड कि वो फॉर्मूला सही है कि गलत। लेकिन स्टूडेंट ऐसा करने के लिए आपको हेल्प होगी एक प्रिंसिपल की, जो प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो सब हेडिंग आप डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या कहता है? देखो ध्यान से, एक छोटा सा मैं आपके टर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी इक्वेशन के वे में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज करो कि x कोई क्वांटिटी है और y भी एक क्वांटिटी है और z भी एक क्वांटिटी है। अगर हम x की क्वांटिटी में y को ऐड किए या तो सब्ट्रैक्ट किए और हमें मिला क्या? z, तो हमारा जो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो कहता ये है कि जो डायमेंशन आपका होगा x का वही डायमेंशन होगा आपका y का, और जो डायमेंशन इन दोनों का होगा, मतलब भाई जब दोनों का बराबर हो गया तो ये तीसरा वाला भी अपने आप को इनके बराबर कर देगा। भाई कहेगा ये कि मैं आप लोग से अलग नहीं हूं, मेरा भी डायमेंशन आपके जैसा ही है। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट स्टेटमेंट। नहीं समझ में आया? स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, घबराओ नहीं। कहने का सेंस ये कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इन इक्वेशन विथ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, देन, यहां पे इसको यहां लिख दे रहे हैं हम, देन dimension of both physical quantity is same। इसको लिखने के बाद आप इस चीज को ब्रैकेट में करके बड़े वाले लिख सकते हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन में लिखा गया है, इक्वेशन में बनाया गया है किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा सेम। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट स्टेटमेंट। नहीं समझ में आया तो दूसरा सुनो क्या कहता है। मैं आपके लिए दूसरा भी लाया। इसी प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी का दूसरा टर्म सुनो, दूसरे वे से सुनो, वो क्या है? ये कहते ये है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में अगर तुम दूसरा कोई को ऐड करना चाह रहे हो या तो सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, दोनों कंडीशन है, मतलब ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, तो जिस भी क्वांटिटी को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे उनका उनका जो डायमेंशन होगा वो एक जैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल सुनो। जैसे कि करंट है, करंट में आप करंट के कंपोनेंट को ही ऐड करोगे, करंट में आप टेम्परेचर के कंपोनेंट को नहीं ऐड कर पाओगे। वेलोसिटी है, वेलोसिटी में वेलोसिटी के कंपोनेंट को ही ऐड कर पाओगे, वेलोसिटी में आप करंट के कंपोनेंट को ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। यहां पे मैंने उसका एक छोटा सा टर्म भी लिख दिया हूं कि डायमेंशन ऑफ एक्स और डायमेंशन ऑफ वाई, अगर डायमेंशन ऑफ जेड, अगर तीन आपका फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई और जेड इस वे में है, मतलब कि इस इक्वेशन के टर्म में है, तो डायमेंशन ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ वाई के और वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ जेड के। यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे और आपका एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपके सामने है, आप इसको लिख सकते हो। अगर नहीं आप मेरे साथ लिख पाए थे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, क्योंकि अब हम इसको कर देंगे इरेज और बताएंगे आपका फंडा जो आपको करेगा वेरीफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग। तो चलो अब हम लोग जानने के लिए यहां पे हो चुके हैं तैयार, हाउ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखो। यह है एक एग्जांपल v इज इक्वल टू यू प्लस AT। आई होप क्लास 9th में इस इक्वेशन को आप जानते हो। ये इक्वेशन आपका मोशन ऑफ इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन जो आप पढ़ चुके हो क्लास 9 में, उसी में से इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें v जो है वेलोसिटी है, u जो है वो भी वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन और t जो है वो टाइम है। v जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी, u जो है आपका फाइनल वेलोसिटी। सही है? नहीं, u जो है आपका इनिशियल है और v जो है आपका फाइनल। तो चलो अब इसको हमको करना है चेक। कैसे करेंगे? डायमेंशन के सहायता से। लेकिन पहले हम यूज करेंगे किसका? होमोजेनिटी प्रिंसिपल का, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है कि इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन इसका होगा। मतलब दोस्तों, डायमेंशन ऑफ जो u होगा वो होगा इक्वल किसके? डायमेंशन ऑफ AT के। साथ ही साथ ये इक्वल होगा किसके? डायमेंशन ऑफ v के। अब अगर मेरा LHS का डायमेंशन RHS के बराबर आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के टोटल डायमेंशन के इक्वल आ जाता है, तो वो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वेरीफाई। ये है इसका प्रोसेस किसी भी फॉर्मूला को वेरीफाई करने का। मतलब कि पहले आप फॉर्मूला को देखोगे, उस फॉर्मूला में आप ये टर्म देखोगे क्योंकि वो टर्म क्या है, अब तब उसके बाद लगाओगे तुम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें आप डायमेंशन को करोगे वेरीफाई इक्वल के लिए। अब यहां पे जैसे कि मैं उसको करके दिखा दे रहा हूं कि क्या करोगे। u का डायमेंशन मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन है वो आपका होता है LT-1, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहां पे देखो AT का जो डायमेंशन अगर तुम देखोगे तो वो क्या होगा, मैं यहां पे सिंबल डायमेंशन का ही क्रिएट कर दे रहा हूं, वो आपका होगा LT-2, क्योंकि ये डायमेंशन होता है एक्सेलरेशन का, डॉट t। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका हो जाएगा LT-1। तो जैसे कि आपने देखा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर है, मतलब ये और ये आपका बराबर है। अब LHS और RHS के टर्म में ये v का जो कंपोनेंट है वो आपका डायमेंशन में अगर लिखोगे तो LT-1 आएगा, और RHS में अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपका आएगा LT-1, क्योंकि ये डायमेंशन आपका आया LT-1 और इसका भी डायमेंशन आ गया आपका LT-1। देन हियर यू सी दैट LHS is just equal to RHS. Hence the formula which we are taken, it is what? Dimensionally correct.
ठीक है, तो ये आपका पहला अब बहुत आसान न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कैसे आप फॉर्मूला को करोगे चेक। लेकिन स्टूडेंट यहीं पे आप खुश मत होइए। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से सही नहीं, मतलब इसका भी अपना एक लिमिटेशन है, इसका भी एक अपना ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक कहने का सेंस ये कि ये भी कुछ कमी को लेके अपने साथ चलता है। वो कमी क्या है, ध्यान दो, उस कमी को मैं बता रहा हूं एक न्यूमेरिकल से। ध्यान से देखना कि वो कमी क्या है। स्टूडेंट्स देखो, ये है आपका थर्ड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं कि इसको करो वेरीफाई, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका इक्वेशन होता है ये, 9th में पढ़ा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको करो तुम वेरीफाई, तो कर लोगे वेरीफाई? कैसे कर लोगे? फिर जो इसका डायमेंशन है, मतलब LHS वाले कंपोनेंट का जो डायमेंशन है वो, भाई ये तो है हमारा डिस्टेंस, तो ये तो हो जाएगा केवल L। अब RHS वाला जो कंपोनेंट है वो पूरा मेरा कितना है, वो है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा, अगर आप केवल इसका डायमेंशन निकाल लो तो वो भी इसका ही डायमेंशन वो भी होगा, और वो पूरे का डायमेंशन हो। ये तो आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल से समझते हो। इट सेंस UT इज द वेलोसिटी, UT का डायमेंशन LT माइनस 1 एंड द टाइम इज द टाइम कंपोनेंट हुज द T। देन हियर यू गेट LT minus 1, not a LT minus 1, only L। सो यहां देखा आपने कि UT का भी डायमेंशन L हो गया, तो हाफ AT स्क्वायर का भी डायमेंशन आपका L ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पे वो वेरीफाई करेगा अपने टर्म को। अब जब इस पूरे RHS की वैल्यू भी आपकी हो गई L, तो आप समझ गए कि LHS और RHS दोनों में है बराबर, और जब ये बराबर है तो आप तो जान गए ना कि ये वेरीफाई हो गया। लेकिन अब यहीं पे सुनो खास बात जो मैं बता रहा हूं, वो खास बात ये है कि इसी टर्म में अगर हम तुम्हें ये हाफ हटा दें और इक्वेशन केवल कर दे s इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी, हाफ को हटा दे या लगा दे हम इसमें 100, ठीक, s इज इक्वल टू यूटी प्लस 180, तब भी आप देखोगे कि डायमेंशनली आपका ये करेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन फॉर्मूला उसका करेक्ट नहीं होगा। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? नहीं है। डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला क्या करेक्ट है? नहीं है। तो यही है इसका लिमिटेशन। इट सेंस कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, तो अगर किसी भी फॉर्मूला में हमारे पास न्यूमेरिकल टर्म आ जाते हैं तो उस न्यूमेरिकल टर्म को हमको निगलेक्ट करके चलना पड़ता है, जिसके बावजूद हम क्या देखते हैं, हमको जिसके लिए हम ये देखने लगते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन कहीं कहीं उसका दूसरा फॉर्म का फॉर्मूला जो बनेगा वो लीगली करेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जो फॉर्मूला, ध्यान देना, डायमेंशनली करेक्ट हुआ, जैसे कि यहां पे ये फॉर्मूला देखो डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन लीगली करेक्ट नहीं है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस 180 है, 80 स्क्वायर है, तो क्या ये लीगली करेक्ट है? नहीं करेक्ट, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट तब भी बन जाएगा। ओके, गेट इट। अब इसका एक दूसरा पहलू देखो, अगर मैं ये आपसे कहूं कि मैं फॉर्मूला ही गलत दूं तो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट होगा? जैसे कि ये फॉर्मूला मैं कर दूं 80, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? हो ही नहीं सकता। ये डायमेंशनली करेक्ट आपका नहीं हो सकता। आप करके भी देख सकते हो कि यहां का टर्म तो आपको L मिल जाएगा, लेकिन आप अगर 80 को सॉल्व करने चलोगे तो 80 का डायमेंशन आपको क्या मिलेगा? LT माइनस 1 मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो नहीं किया, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे बोलोगे तुम समझ पा रहे हो? कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं कि आप समझ पा रहे हो। तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ फॉर्मूला। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम लोग ये सीखते हैं कि कोई भी फॉर्मूला अगर लीगली करेक्ट नहीं है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाना लिमिटेशन के बेसिस पे कि कोई किसी भी फॉर्मूला को करेक्ट करने का जो वे है वो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तो सीख जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला लीगली भी करेक्ट हो अगर डायमेंशनली करेक्ट मिल जाता है तो। बट वो फॉर्मूला अगर लीगली नहीं करेक्ट है, जैसे कि हमने आपको टर्म बताया, और सॉरी जैसे कि वो फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो फॉर्मूला लीगली भी करेक्ट नहीं होगा। ये कंपलसरी है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, घबराओ नहीं, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं। लिमिटेशन में इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी करके लिख सकते हो कि एनी फॉर्मूला इज करेक्ट व्हेन डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, यहां पे इसके बाद में हम लोग मे भी लिख देते हैं। एनी फॉर्मूला मे बी का समझ रहे हो मतलब कि मे बी हम क्यों यूज कर रहे हैं, मे बी करेक्ट व्हेन डायमेंशनली करेक्ट, बट इफ इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट then also legally करेक्ट। मतलब कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा तो इसका सेंस ये हमको बता देगा कि वो फॉर्मूला लीगली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो फॉर्मूला लीगली करेक्ट कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये है टर्म आपका डायमेंशन का, जिसके बेसिस पे आप यूज करोगे जिसके बेसिस पे आप किसी भी फॉर्मूला को कर दोगे वेरीफाई। आई थिंक इसको आप लिख लिए होगे, इसको हम कर देते हैं इरेज। तो पहला टर्म आप सीख गए, एक न्यूमेरिकल में लास्ट में आपको दे दूंगा, घबराओ नहीं। दूसरे एप्लीकेशन को देखते हैं कि वो क्या कहता है। दूसरा एप्लीकेशन है आपका जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स देखो, जो आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है वो क्या कहता है, इसमें हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना एग्जांपल क्या है। एग्जांपल से ही मैं आपको कन्वर्जन सिखा दूंगा। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो, ठीक। वो फिजिकल क्वांटिटी को जैसे कि मैंने लिया x, सपोज कर लो वो मैंने ले लिया x, इसका डायमेंशन मान लो MA LB और TC है, ठीक। इस x के क्वांटिटी का डायमेंशन इतना है। अब यहां देखो नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट सिस्टम डायमेंशन ऑफ x, सपोज करोगे एक सिस्टम में उसका डायमेंशन है M1 A L1 B T1 C, और सेकेंड सिस्टम में डायमेंशन x का मान लो क्या है M2 A L2 B और T2 C। तो किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए जब आप अगर उसको चेंज करना जान लोगे तो उसमें क्या सीखोगे कि ऐसा तब हम लोग कर लेते हैं कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी को बदलते नहीं है। ध्यान देना, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगा, यूनिट उसका बदलेगा। फिजिकल क्वांटिटी आपका वही रहेगा, वेलोसिटी के यूनिट को हम बदलेंगे। वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट में इतना वैल्यू है और एसआई यूनिट में इतना वैल्यू है दोनों जगहों पे वेलोसिटी ही। इट सेंस फिजिकल क्वांटिटी दोनों सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी ही रहेगी, बस फर्क उसमें आ जाएगा यूनिट का, और ये रहेगा वो इक्वेशन जो वो फॉलो करे। N1 U1 इज जस्ट इक्वल टू N2 U2, जहां पे N1 जो है यूनिट फर्स्ट का मैग्नीट्यूड है, N2 यूनिट सेकंड का मैग्नीट्यूड है। आई होप आप समझ पा रहे हो।
अगर आपको N2 निकालना है तो N1 U1 अपॉन U2, जिसको अगर हल्का सा हम सॉल्व करके लिख दे तो N1 की वैल्यू जो भी रहेगी आप रखोगे, और U2 और U1 की वैल्यू आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो उसमें आप यहाँ यूज कर सकते हो M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर C। इस टर्म को आप डायरेक्ट यूज करके आप निकाल पाओगे क्या, सेकंड वाले यूनिट में उसका मैग्नीट्यूड होगा क्या। इससे आप ये भी जान गए कि किसी भी यूनिट को अगर हम बदलते हैं, मतलब चेंज करते हैं, तो उसका यूनिट बदलने की वजह से मैग्नीट्यूड बदल जाता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी वो वही रहती है, फिजिकल क्वांटिटी बदलता नहीं है। यूनिट बदला, मैग्नीट्यूड बदला, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलता। तो ये एक छोटा सा टर्म, अगर आप इसको याद रखते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं याद कर सकते हो तो ये प्रोसेस करने के बाद सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्व करोगे। एक एग्जांपल में लेता हूं, इसको इरेज करता हूं, लिख लिए होगे। अब ये तो एक अननोन एग्जांपल था, एक नोन एग्जांपल लेते हैं। जस्ट एग्जांपल फोर्स का, छोटा सा बहुत प्यारा सा फोर्स मान लो है 5 न्यूटन। कोई बॉडी का फोर्स है 5 न्यूटन। ये किस सिस्टम में है, MKS सिस्टम में। अगर हमको इसको बदलना है CGS सिस्टम में तो हमको यूज करना पड़ेगा डायमेंशन का, और डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब इसको देखो कैसे हम लोग बदलेंगे। यूनिट के कन्वर्ट करने के लिए जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था वो आपका N1 U1 इज जस्ट इक्वल टू N2 U2। इस टर्म में जो आपका N1 है वो है आपका 5, और जो U1 है वो है आपका क्या, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डायमेंशन जो फोर्स का होता है वो होता है आपका MLT-2। आपको ये तो याद होगा ही हो। अब N2 क्या है आपको नहीं पता, N2 आपको नहीं पता। U2 क्या है, CGS फॉर्म है, किसका, CGS ऑफ फोर्स का। अब देखो आगे CGS फॉर्म क्या है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखोगे वहां मिल जाएगा। N1 और U1, N1 की वैल्यू हमने रखा 5, U1 की वैल्यू रख रहे हैं, घबराओ नहीं। U2 की वैल्यू इसके जस्ट नीचे ला दो और यहां कर दो N2, क्योंकि N2 आपको नहीं पता। अब ये आया आपका टर्म M2 डायमेंशन 1, M1 M2 डायमेंशन 1, सॉरी यहां पे M1 में लिखा हूं, L1 है और ये L2 डायमेंशन 1, T1 T2 डायमेंशन -2। गेट इट? आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब इसको यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 5 को वैसे ही रहने दो, लेकिन जो M1 है वो M1 क्या था आपका, मास था, और मास MKS में किस में लेते हो, केजी में लेते हो। तो 1 kg अपॉन में व्हाट, 1 ग्राम, इसका पावर 1। और लेंथ MKS में किस में मेजर करते हो, मीटर में, तो ये है आपका 1 मीटर, इसमें नीचे क्या है आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, पावर में 1 दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे मैं बना देता हूं इसको। देखो 5 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर पावर 1, और 1 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड पावर में -2। गेट इट? अब ध्यान दो, 5 को वैसे ही फिर से रहने दो। 1 kg में कितना ग्राम, आई थिंक आप जानते हो 1000 ग्राम। ये ऊपर ग्राम हो गया, नीचे ग्राम होगा, क्योंकि जब यूनिट सेम करोगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सेंटीमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस होता है और क्या रिलेशन होता है वो भी आप जानते हो। ये आपका हो गया ऊपर सेंटीमीटर, नीचे भी आपका सेंटीमीटर। सेकेंड वाला तो कंपोनेंट आपका रिलीज हो गया, वो पूरी तरीके से खत्म होगा, क्योंकि वो वैल्यू हो जाएगी 1। अब ग्राम और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया एक दूसरे से। 5 × 1
2 3 4 5 5 है, 5 0 वहां पे लगा दो और ये आपका हो जाएगा किसमें, डाइन में, क्योंकि सीजीएस फॉर्म में फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है आपका डाइन। इट सेंस आपने क्या सीखा कि 5 न्यूटन में कितना डाइन हो जाएगा, 5 × 10⁵ डाइन। तो ये रहा आपका एक एग्जाम्पल ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आई थिंक इसको कर लोगे, नोट कर लो, इसको इरेज करते हैं हम। चलो इसको इरेज कर दिया हमने। अब मैं आपको दे रहा हूं न्यूमेरिकल, जो करोगे आप। पहला न्यूमेरिकल, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर हावर इंटू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, इंटू मीटर पर सेकेंड, सीधे मीटर पर सेकेंड। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 56 लाइट ईयर इंटू किलोमीटर। तो चलो ये दो क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसको आप कर लीजिए, क्योंकि जो थर्ड वाला आपका एप्लीकेशन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट और उसको हम आपको देंगे 5वें लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा भी है, हमको एक्सप्लेन करने के लिए उसको टाइम लगेगा, इसीलिए मैं उसको दे रहा हूँ 5th वाले लेक्चर में। तो 5th वाले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मिल जाएगा व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसमें आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ के स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। तो हो जाइए कांटेक्ट में। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। थैंक यू।